अगर आपके पास इस तरह की पर्ची है और आप इस पर्ची का पीएफ निकालना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी। ध्यान से मेरी बात को देख लीजिएगा, ध्यान से कंप्लीट वीडियो को समझ लीजिएगा। पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं और मैं जो आपको बता रहा हूं ये रियल जानकारी है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि ये पर्ची जो है, ये पर्ची पीएफ ऑफिस की तरफ से दी जाती थी। एक तरह से ये समझ लो कि ये आपकी एक जो है रसीद है, जिस रसीद पे आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ध्यान से देखना है। यहाँ सबसे पहले अकाउंट नंबर लिखा है। अकाउंट नंबर क्या है? अकाउंट नंबर होता है पीएफ ऑफिस का अकॉर्डिंग, पीएफ ऑफिस के अकॉर्डिंग मान लो खाता नंबर। मान लिया कि आपका एसबीआई में खाता है तो एसबीआई वाले एक अकाउंट नंबर देते हैं। मान लिया यूनियन बैंक में खाता है तो यूनियन वाले आपको एक अकाउंट नंबर देते हैं। मान लिया आपके पास अलग अलग किसी और बैंक का खाता है, आईसीआईसीआई बैंक का खाता है, तो आपको अलग अलग बैंक वाले आपको खाता नंबर देते हैं। इसी तरह से जो ये पर्ची है, ये पर्ची आपको एक भारत सरकार के जो ईपीएफओ है वो उसने सब जगह इसी तरह की पर्ची बनाई है। लेकिन इस पर्ची में जब आप अकाउंट नंबर देखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि ये कौन से वाले पीएफ ऑफिस की पर्ची है। जैसे MR का मतलब है नोएडा, नोएडा मतलब यूपी। इसी तरह मान लीजिए यहाँ DL लिखा है तो मतलब दिल्ली। अगर मान लीजिए MH लिखा है तो मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप अपने पीएफ अकाउंट नंबर को देखकर ये पहले पता लगाइए कि आपका ये पीएफ ऑफिस कौन सा है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझना है कि ये MR मतलब जो पहला होता है वो स्टेट होता है, दूसरा होता है उस स्टेट के अंदर में कौन सा ऑफिस है वो होता है। इसके बाद जो ये वाला कोड है ये 7 अंकों का कोड होता है, ये कंपनी का कोड है। फिर ये 0 3 0 लगे ही रहते हैं और फिर ये है एम्प्लॉय नंबर, मतलब आप इस कंपनी में 1081वें कर्मचारी थे, ये एम्प्लॉय कोड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जान लिया कि आपका पीएफ अकाउंट नंबर क्या है। फिर आप जानते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो जैसे यहाँ एक्स्ट्रा मार्क एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आपकी कंपनी का ये नाम है। फिर आपको यहाँ पे कुछ बैलेंस नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको एम्प्लॉय का बैलेंस, एम्प्लॉयर का बैलेंस और कुछ ब्याज नज़र आ रहा है, और ब्याज कितना है ये नज़र आ रहा है। अब इस पर्ची को आपने समझ लिया है तो अब आगे की कहानी समझिए। आगे की कहानी ये है कि जो यूएन नंबर है वो 2014 से पहले नहीं था, 2014 के बाद ही यूएन नंबर बना है। तो अब अगर 2014 के बाद सब 2014 से पहले का आपकी ये पर्ची है तो आपको इस पर्ची को तभी जाके आप पीएफ निकाल पाएंगे जब आपकी कंपनी आपको कोऑपरेट करेगी। ये कंपनी का कोऑपरेट करना क्या होता है? कंपनी का कोऑपरेट करना ये होता है कि कंपनी वालों को अपने एम्प्लॉयर पोर्टल पे इस अकाउंट को खोलना पड़ेगा और इस अकाउंट को खोल के इसमें बेसिक जानकारी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, रीज़न ऑफ लिविंग, ये सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा, तभी जाके इस प्रोफाइल को, इस वाले अकाउंट को खोला जा सकता है, इस अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस करने के लिए उनको इस वाले मेंबर आईडी का यूएन नंबर भी बनाना पड़ सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी यूएन बना है तो आप उस यूएन को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने ये ज़रूरी बात समझ ली है कि इस चीज़ को खोलने के लिए या इस चीज़ को ओपन करने के लिए आपको एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। अब एम्प्लॉयर के पोर्टल को मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ कि एम्प्लॉयर ये किस तरह से करते हैं। यहाँ पे पूरे प्रोसेस को नहीं दिखाऊंगा मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई रियल केस अभी नहीं है। ये जो एम्प्लॉयर का पोर्टल है, इस एम्प्लॉयर के पोर्टल का ये नहीं है कि मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊं। अब आपने एम्प्लॉयर पोर्टल को देखा, अब यहाँ पे देखेंगे मेंबर पे जाएंगे, लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा? यूएन अलॉटमेंट फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर। यूएन अलॉटमेंट फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर का ये मतलब होता है कि जो एक मेंबर आईडी है उस मेंबर आईडी का आप जो है यूएन नंबर बनाना चाहते हैं। जैसा आपने मैंने बताया कि नाम, ये सब चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। अब इनमें से अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी गलत है तो उसको उन्हें करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन कैसे होगा? करेक्शन के लिए उन्हें जाना पड़ेगा मेंबर में, फिर जाना पड़ेगा जॉइंट डिक्लेरेशन में,
यहाँ पे हम आते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग पे। यहाँ पे हम टच करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है यूएन नंबर डालो या मेंबर आईडी डालो। अब आपकी जो मेंबर आईडी है वो डाल दी जाएगी। उसमें मान लो आपका नाम गलत लिखा है तो एक तरफ गलत नाम आएगा, एक तरफ सही नाम आएगा। सही नाम एंटर कर दिया जाएगा। आपकी करेक्शन के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा और ये आपकी करेक्शन की रिक्वेस्ट चली जाएगी पीएफ ऑफिस के पास में। जब पीएफ ऑफिस अप्रूव कर देगा, आपकी सारा रिकॉर्ड आपका सही हो गया और रिकॉर्ड सही होने के बाद में आपका वो आईडी का पैसा जो है वो चाहे तो आपका नया यूएन बन जाए या चाहे तो आपके जो अभी यूएन बना है उस यूएन में ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट लगा दी जाए। ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑनलाइन होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसे आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम एम्प्लॉयर की मदद से ही ये काम करवा सकते हैं। अब क्या इसके कंपनी बंद हो गई तो क्या हम कर सकते हैं? तो पहले कंपनी का स्टेटस चेक कर लो कि कंपनी बंद है या चालू है। तो इसको देखने के लिए हमें पीएफ सर्च एस्टेब्लिशमेंट पे जाना पड़ेगा। ये जो वेबसाइट है ये कई बार अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि अभी ये चल रही है या नहीं चल रही है। तो हमने यहाँ पे पीएफ सर्च एस्टेब्लिशमेंट किया तो ये नहीं आया। इसके लिए मैंने एक पेज खोल के रखा था, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा था। अब इस कंपनी के बारे में अगर मैं पर्टिकुलरली, ये जो पर्ची थी, इस पर्ची पे कंपनी का नाम लिखा है एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन। तो हम कैसे सर्च करेंगे कि ये कंपनी चालू है या बंद हो गई? तो यहाँ पे या तो मैं इसका 7 डिजिट का कोड लिख दूँ, 7 डिजिट का कोड, या फिर मैं उसका नाम लिख दूँ। तो मेरे लिए 7 डिजिट का कोड लिखना आसान है क्योंकि वो नंबर में है। तो मैं यहाँ पे एक बार पर्ची पे नंबर देख लेता हूँ। पर्ची पे नंबर है 48841। तो मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा 48441। ये 00 अपने आप ले लेता है। मैंने सर्च किया तो कैप्चा कोड हमारा गलत हो गया। कोई बात नहीं, हम दोबारा कैप्चा कोड डालेंगे। हमने यहाँ सर्च पे दबाया। अब यहाँ पे इस कोड से जो है जितनी कंपनी रजिस्टर्ड है वो नज़र आ रही हैं। अब देखो, हमें अपनी कंपनी ढूंढनी है तो हमें उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें 2-4 और कंपनियां उस कोड पे नज़र आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया है एक्स्ट्रा मार्क बोला गया है, एक्स्ट्रा मार्क्स। सो हो सकता है कि कंपनी ने अपना कोई बदल लिया हो, डिटेल बदल ली हो। तो इसको हम यहाँ पे नहीं हमें दिख रहा है तो हम दोबारा चेक करेंगे। 48841, 48841 हमने यहाँ पे जो डाला है, ये डाला है 488 है, 48841 है। यहाँ पे बोलते टाइम कई बार हम टाइप करते हैं ना, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग लाइव ही करता हूँ, लाइव चेक कर रहा होता हूँ, लाइव ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो हमें चाहिए एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स अभी भी यहाँ पे नहीं आया है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई गलती है इस पर्ची में, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली वही डाल रहे हैं 48841, उसके बाद भी ये वाली कंपनी नहीं आ रही है 48841। तो अगर मैं इसे ऐसे कर दूं कि मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाने के लिए यहाँ दिखाऊं कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई कंपनी चालू है या बंद है। तो इसको देखने के लिए मान लिया हो सकता है कि ये कंपनी हो, क्योंकि ये नोएडा की कंपनी है, बाकी सभी कंपनियां कहीं और की हैं। तो कई बार कंपनियां अपना नाम बदल लेती हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। तो मैं व्यू डिटेल में जा रहा हूँ। व्यू डिटेल में आता हूँ तो मुझे ये कंपनी के कुछ बेसिक जानकारी मिलती है। उसके बाद मुझे यहाँ नज़र आता है कि ये कंपनी कौन सी जगह रजिस्टर्ड है, नोएडा में रजिस्टर्ड है। इसके बाद ये कंपनी चालू है या नहीं, बंद है, वो यहाँ से मेरे को दिखता तो है लाइव एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये भरोसेमंद नहीं है। इसके लिए आपको व्यू पेमेंट डिटेल में आना पड़ेगा और सबसे लास्ट पेज पे आके देखना होगा कि ये कंपनी पैसा जमा कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं 16 सितंबर को इसने पैसा जमा किया है। 47 लोग हैं यहाँ पे और उन 47 लोगों का नाम भी आप टच करेंगे तो यहाँ नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कंपनी चालू है। बाय चांस कंपनी बंद है तो आप क्या करेंगे? अगर कंपनी बंद है तो आपको जो है सब कुछ काम जो है वो ऑफलाइन करवाना पड़ेगा। ऑफलाइन करवाने के लिए जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो आपको भरना पड़ेगा। उस जॉइंट डिक्लेरेशन को आप जो है कैसे भरेंगे, एक तरफ सही डिटेल, एक तरफ गलत डिटेल लिखनी है और उसके बाद इसे बैंक मैनेजर से या फिर आपके जो विधायक हैं उनसे या फिर नोटरी पब्लिक से इस तरह से आप अटेस्ट कराएंगे
और अटेस्ट कराने के बाद ही आपका ये काम पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा। जैसे इस केस में नोएडा ऑफिस है तो नोएडा ऑफिस जाना होगा, जाके वहाँ पे ये काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब आपकी डिटेल सारी सही हो जाएगी उसके बाद आपका पीएफ ऑफिस यूएन नंबर बना सकता है। जब यूएन बना देगा तो पुराने यूएन से पैसे ट्रांसफ़र कर देना, चाहे निकालना हो निकाल लेना, ये काम आपको करना है। ठीक, मैंने आपको इस बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। अक्सर मुझे इस तरह के मैसेजेस आते हैं, ये मेरी पर्ची है, इसमें से मेरा पीएफ निकाल दो। पीएफ निकाल दोगे उसके बाद मैं पैसे दे दूंगा। अरे मेरा बाप भी नहीं निकलवा सकता इसमें से, क्योंकि यहाँ पे सारी कहानी ये होती है, कंपनी के पीछे कौन पड़ेगा, कंपनी के पीछे कौन जाए। मतलब मैं अपना काम छोड़ दूं और मैं उसकी कंपनी में जाऊं, कंपनी से बात करूं, कंपनी वाले बोले ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, तो ये काम वो करवा सकते हैं या तो कोई पर्टिकुलर एक संस्था हो जो इस काम को करती हो। जैसे मैं एक संस्था को जानता हूँ, लेकिन वो संस्था क्या होती है, वो संस्था आपसे पहले फीस लेती है। यहाँ 99% लोग ऐसे आते हैं जो बिल्कुल जिनके पास 100 रुपये देने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई आदमी जादू से उनके पैसे निकाल के उनके हाथ में रख दे और जो है उसके बाद वो उसी पैसे में से पैसे दे देंगे। तो बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। और ऑनलाइन जो भी मेरे पास आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर केस यही होते हैं जो फ्री में काम करवाना चाहते हैं। फीस देने का सिस्टम समझ ही नहीं आता, सबको लगता है फ्री में हमारा काम हो जाए। तो फ्री में आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जिनको पता है वो बताना नहीं चाहते और जिनको नहीं पता है वो बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, अगर आप समझदार होंगे तो आप अपने हिसाब से इसमें अगर काम करना चाहते हैं। जैसे ये जो भाई साहब ने भेजा था, उन्होंने कहा 4 साल के पैसे हैं मेरे, 4 साल के। अरे भाई तेरे 4 साल के पैसे कितने हैं, ये पर्ची पे अमाउंट कितना लिखा है ये तो देखो। अमाउंट तो यहाँ पे लिखा है 181 रुपये, 181 रुपये का अमाउंट लिखा हुआ है और 4 साल के क्या होंगे पैसे इसमें। तो यहाँ पे लोग सोचते हैं कि चलो ऑनलाइन में दिया हुआ है, फ्री का बंदा बैठा होगा, फ्री में मैसेज कर देते हैं, हो सकता है निकल जाए। देना कुछ नहीं है, रुपए 10 रुपये नहीं है जेब में, लेकिन जो है व्हाट्सअप दिया हुआ है तो व्हाट्सअप में मैसेज भेज देते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो बना के विस्तार से बता दिया। अगर आपको अपने इस पर्ची के बारे में कुछ भी डाउट होगा, आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। ऑफलाइन वाला काम जो है इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे ना कि आपको जो है मज़ा आ जाएगा। तो आप तभी वहाँ चक्कर लगाइए जब आपको ये श्योरिटी हो कि आपको जो है ना इसमें लाखों रुपए मिलने वाले हैं, कम से कम 50,000 रुपये हो इसमें, तभी जाके दिमाग लगाना। अभी पैसे कैसे पता लगेंगे, तो पैसे पता लग सकते हैं। पैसे पता लगने के लिए आरटीआई लगाई जा सकती है। ये जो मेंबर आईडी है इसके हिसाब से आरटीआई लग सकती है और इस मेंबर आईडी में कितना पैसा है वो पता लगाया जा सकता है। तो अगर पैसे पता लगाने हैं तो ये मेंबर आईडी के बेस पे पता लगाया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि कोई पैसे देने को तैयार होता नहीं है, सबको काम करवाना है। तो यहाँ पे अगर आप समझदार हों, आप खुद से अपना आरटीआई लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी दूसरा आदमी आपके लिए कोई काम करेगा तो उसकी जो फीस होती है वो आपको देनी होगी। आप अगर फीस दे सकें तो आप जो है आरटीआई लगवा के पहले इस आईडी में कितना बैलेंस है वो पता कीजिए। बैलेंस पता लग जाए, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, फिर आप ये देखिए कि क्या आप भाग दौड़ करने में सक्षम है, क्या आप वहाँ जाने में सक्षम है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि मैं ही आपके लिए पीएफ ऑफिस चला जाऊँ। ऐसे जो कोई बताएगा ना वो फेक होगा, वो आपका काम नहीं करेगा, वो आपसे बस पैसे ले लेगा और फिर आपको ब्लॉक कर देगा। तो ऐसा कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि कोई घर बैठे बैठे आपका जो है सारा काम कर देगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, फिर आप उसमें से पैसे निकाल के दे दोगे। आप सपनों की दुनिया से बाहर आइए और ये असलियत है। इस असलियत के अंदर में पीएफ ऑफिस के अंदर में 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए लोगों का पड़ा हुआ है जो कोई लेने नहीं आ रहा। पीएफ ऑफिस कह रहा है मेरे पास तो पैसे पड़े हुए हैं, रामलाल के, घनश्याम लाल के, श्यामलाल के, सबके पैसे पड़े हुए हैं, कोई लेने ही नहीं आ रहा, हम किसको दे दें पैसे। तो वो लोग इसी पर्ची वालों, ऐसे ही पर्ची वालों के पैसे पड़े हैं जो कोई लेने नहीं आ रहा है और कोई देने। मतलब पीएफ ऑफिस जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना जो है आपसे कितने चक्कर लगवाए जाते हैं। कंप्लीट जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, बहुत डिटेल में मैंने बताया है, ताकि जो लोग होते हैं, ये पुराने लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा कम समझ आता है, इसलिए मैंने पूरे विस्तार में बताया है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, सब कुछ बता दिया। इससे ज़्यादा डिटेल में कृपया करके मैं और नहीं बता सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।